हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि आप लोग स्वस्थ एवं मस्त होंगे। आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 9 का हमारे आसपास के पदार्थ का पार्ट 2, जो कि आप लोग से उम्मीद करते हैं कि पार्ट 1 देख चुके होंगे। यदि नहीं देखे हैं तो पार्ट 1 को पहले देखना, उसके बाद पार्ट 2। और यह जो है ना बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है क्लास 9 के लिए। और पार्ट 2 है, पार्ट 2 है हमारे आसपास के पदार्थ। हमारे आसपास के पदार्थ अध्याय 1, जो कि विज्ञान का अध्याय 1 है, एनसीईआरटी का है। यदि आप किसी भी बोर्ड से हमारे आसपास के पदार्थ मैटर इन आवर सराउंडिंग है, क्लास 9 अध्याय 1 पार्ट 2 ये रहने वाला है वीडियो, जो कि पार्ट 2 में अलग टॉपिक पढ़ेंगे चैप्टर 1 का। एनसीईआरटी बिहार, यूपी, राजस्थान या अन्य हिंदी माध्यम के जितने भी बोर्ड हैं उसके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। तो बेसिकली हम मुख्यतः तौर पे इस अध्याय में, इस वीडियो में हम लोग पार्ट 2 में हम जानेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। क्या पदार्थ जो पार्ट 1 में देखेंगे थे ठोस, द्रव और गैस, उसी पर हम ताप का प्रभाव देख करके देखेंगे क्या पदार्थ अपनी अवस्था को बदल सकता है। जो ठोस, द्रव या गैस देखे थे, क्या बदला जा सकता है। कोई ऐसा मेथड है या कोई ऐसा तरीका जिसको लागू करके पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। तो जी हाँ, ऐसा है कि पदार्थ की अवस्था को बदला जा सकता है। जैसे ठोस में आपको देखे होंगे कि बर्फ है, ठोस में क्या बर्फ है, द्रव में जल है, और गैस में क्या है जलवाष्प और हवा देखेंगे। यही गैस का रूप है मुख्यतः तौर पे जलवाष्प। तो ये तीनों पदार्थ की अवस्था ठोस, द्रव और गैस है। तो अब इस पर जो है ना तापमान का प्रभाव देखेंगे, यानी तापमान परिवर्तन का प्रभाव। तो इसके लिए क्या करना है, आपको 100 ग्राम बर्फ लेना। कितना ग्राम? 100 ग्राम बर्फ लेना। 100 ग्राम बर्फ लेकर के क्या करना, आपको एक बीकर में लेना। ठीक है, एक बीकर में लेना। बीकर समझे होंगे, ग्लास शीशे का होता है एक बीकर, जो क्रियाकलाप के लिए जाता है, उसमें रख देना। ठीक है, उसका टेम्परेचर नाप लेना। थर्मामीटर लेना, एक स्टॉप लेना। ठीक है, कोई जिसपे हम गर्म कर सके, और एगो कोई ऐसा स्टैंड रहे जिसपे कि हम थर्मामीटर लगा करके देख सके। अब देखिए हमको क्या करना है, जब हम बर्फ का तापमान मापते हैं तो कितना आता है थर्मामीटर में, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस, इसी के आसपास आता है। -2, -3 डिग्री सेल्सियस इसके अनुसार आता है। ठीक है, तो हम जब उस पे ऊर्जा देते हैं, यानी ताप देते हैं, क्या देते हैं, ताप। जब स्टोव पे चढ़ाते हैं इसको, बर्फ को, तो ताप देते हैं, तो क्या होता है कि देखा जाता है कि उसका तापमान कितने आ रहा है, -3 डिग्री सेल्सियस, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस ई तक आ रहा है। ठीक है, धीरे धीरे वृद्धि कर रहा है, यानी ताप बढ़ रहा है। फिर एक समय ऐसा देखा जाता है कि थर्मामीटर में कि हम इधर से ताप दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, लेकिन थर्मामीटर 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा, 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा थर्मामीटर। यानी इधर से ताप दे रहे हैं, ऊर्जा दे रहे हैं, स्टोव पे रख करके बीकर को, बर्फ है उसमें ताप दे रहे हैं, लेकिन टेम्परेचर कितने बता रहा है, 0 डिग्री सेल्सियस। पहले क्या किए, पहले जब मापे तो कितना तापमान आया, -3 डिग्री सेल्सियस, -4 डिग्री सेल्सियस। जब उसको दिए तो धीरे धीरे बढ़ रहा, -2 डिग्री सेल्सियस, -1 डिग्री सेल्सियस। जैसे 0 डिग्री सेल्सियस पे आया तो कुछ पिघला बर्फ, लेकिन पूरा नहीं पिघला। तो जब इधर से ताप दे रहे हैं तो ये 0 डिग्री सेल्सियस आ रहा था, तो तब कुछ समय बाद ताप और दिया जाता है, तो तब जो है ना टेम्परेचर 0 डिग्री से 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस इस तक पहुंचता है। कि जब तक पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता, जब तक कि पूरा बर्फ पिघल नहीं जाता, तब तक 0 डिग्री सेल्सियस ही मौजूद रहता है थर्मामीटर में, एकदम परिवर्तन नहीं होता, 0 डिग्री सेल्सियस बता रहा था। जब तक पूरा बर्फ पिघलने के पश्चात रहता है, तब 1 डिग्री सेल्सियस, 2 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ पूरा और टेम्परेचर बढ़ जाता है 10 डिग्री सेल्सियस। तो हम सोचेंगे कि 0 डिग्री सेल्सियस जो बता रहा था बर्फ का तापमान, तो उष्मा उस वक्त दे रहे थे, तो उष्मा कहाँ जा रहा था, तो किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान समान रहता है। यहाँ पे तापमान समान रहा था ना, 0 डिग्री सेल्सियस, और बर्फ इधर से हम उष्मा दे रहे हैं, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस थर्मामीटर बता रहा है, तो तापमान समान रहता है। ऐसे में उसमें ऊर्जा कहाँ जाती है,
ऐसे में हमें सोचना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि उसमें ऊर्जा जो दे रहे थे वो कहाँ जा रही थी, कहाँ जा रही थी। तो यहाँ पे इसका जवाब आएगा कहाँ जा रही थी। तो बर्फ जो है ठोस है, ठोस है, ठीक है। ठोस का कण क्या रहता है, बहुत पास पास रहता है, बहुत ही पास पास रहता है। तो वह ऊर्जा जो है इसी कणों को तोड़ने में खर्च हो रही थी, इसीलिए वह टेम्परेचर थर्मामीटर में नहीं आ रहा था। यानी कण को तोड़ने में ऊर्जा खर्च हो गया, तो टेम्परेचर आगे बढ़ेगा, यानी जुड़ेगा तब नहीं, तो खर्चे हो रहा था, बचबे न कर रहा था पूरे कणों को तोड़ने में। इसीलिए जब तक पूरा बर्फ द्रव रूप में नहीं आ जाता, यानी जल रूप में नहीं आ जाता है, तब तक बर्फ का वो जो तापमान था 0 डिग्री सेल्सियस मौजूद रहता है, यानी वर्तमान मौजूद रहता है। तो इसको आप लोग समझ गए होंगे कि तापमान परिवर्तन का प्रभाव, तापमान परिवर्तन का प्रभाव यानी तापमान लगा करके हम पदार्थ की अवस्था में को बदल सकते हैं। जैसे बर्फ था उसको तापमान में धीरे धीरे किस में बदल गया, द्रव में आ गया। वही द्रव को 10 डिग्री सेल्सियस के बाद और आगे करेंगे तो वो कथी आ जाएगा, बर्फ में आ जाएगा। बर्फ को गर्म किए तो कथी आए, द्रव में, और वही द्रव को और गर्म करेंगे तो कथी में आ जाएगा, जलवाष्प यानी गैस रूप में आ जाएगा। ठोस से द्रव, फिर द्रव से गैस, यानी तापमान देते गए तो अवस्था परिवर्तन होते गए। अब इसको समझिए, पहले एक टॉपिक है गलनांक। गलनांक क्या होता है, जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव बन जाता है वह इसका गलनांक कहलाता है। यानी जिस तापमान पर ठोस द्रव पिघलकर द्रव बन जाता है वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक। यानी बर्फ का गलनांक बहुत ही क्या होता है, कम ही होता है, कम में तापमान 2-3 डिग्री सेल्सियस कीजिए, तापमान 10 डिग्री सेल्सियस के आसपास, पूरा बर्फ किस में आ जाता है, द्रव में बदल जाता है। बेसिकली समझिए, मुख्यतः तौर पे यही ना होता है कि बर्फ जो है ठोस अवस्था में है, उसको गर्म किए तो कहते माध्यिक है, द्रव में आ गया। तो गलनांक जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वह इसका क्या कहलाता है, गलनांक। यानी बर्फ का गलनांक बहुत ही न्यून होता है, बहुत ही कम होता है। क्वथनांक समझिए, क्वथनांक क्या होता है, जिस तापमान पर द्रव उबलने लगता है वह उसका क्वथनांक कहलाता है। यानी कोई भी द्रव जिस तापमान पर उबलने लग जाएगा, यानी खौलने लग जाएगा, उसका क्या कहलाया जाएगा, वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक कहलाएगा। जैसे जल का क्वथनांक क्या होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। जल को 100 डिग्री सेल्सियस जब तक नहीं खोलाइए, हीट नहीं कीजिएगा, गर्म नहीं कीजिएगा, तब तक उबलेगा नहीं। तो अब इसको 1 डिग्री सेल्सियस और केल्विन में एक संबंध समझ लेते हैं। इसको आप लोग समझ गए होंगे। ये प्रयोग बेसिकली पूछा नहीं जाता है, मुख्यतः तौर पे समझने के लिए। बाकी टाइप से जो है विज्ञान को हमें अच्छे तरीका से समझने का कोशिश करना है, ताकि हम आगे जा करके आगे की क्लास में अच्छे तरीका से समझ पाए, और परीक्षा में भी जितने भी एग्जाम हो उसमें भी अच्छे तरीका से लिख पाए या समझ पाए। तो विज्ञान को समझना ही क्या है, बहुत ही जरूरी है। इसको समझ गए होंगे। गलनांक और क्वथनांक को भी समझ गए। गलनांक बेसिकली कुछ नहीं होता है, मुख्यतः तौर पे जिस तापमान पर कोई ठोस पिघल कर जो ना द्रव बन जाता है उसका क्या कहलाएगा, गलनांक कहलाएगा। क्वथनांक जिस तापमान पर कोई द्रव उबलने लगेगा वह उसका क्या कहलाएगा, क्वथनांक। अब डिग्री सेल्सियस और केल्विन में संबंध समझिए। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर होता है 273.16 केल्विन। इसको आसानी के लिए हम 273 केल्विन भी लिख सकते हैं, लेकिन 273.1 केल्विन। अब देखिए, आपको कोई तापमान ऐसा दिया है कि डिग्री सेल्सियस में दिया है, डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है, ये पता है, ये संबंध ये याद रखना है। 0 डिग्री सेल्सियस बराबर 273.16 केल्विन होता है। अब देखिए, आपको कोई भी तापमान जो है ना, कोई भी तापमान 2 डिग्री सेल्सियस में दिया होगा, उसको आपको कहेगा कि केल्विन में बदलना है। उसमें क्या करना, 273.16 को जोड़ देना, अपने आप केल्विन में बदल जाएगा। जैसे 100 डिग्री सेल्सियस को हमको केल्विन में बदलना है, 273.16 केल्विन जोड़े तो 373.16 केल्विन आ गया। अब कोई तापमान जब डिग्री सेल्सियस में था उसमें क्या जोड़ना पड़ा, 273.16 जोड़ना पड़ा केल्विन, ठीक है, केल्विन जोड़ना पड़ा। अब वही कोई तापमान केल्विन में, छोटा रहे क्या या बड़ा रहे, केल्विन में रहे, उसमें केल्विन को क्या कहेगा, आपको डिग्री सेल्सियस में बदलिए। डिग्री सेल्सियस रहेगा तो उसको केल्विन में बदलना, 273.16 जोड़ दीजिए। वही केल्विन में कह रहा है, केल्विन में है, कह रहा है डिग्री सेल्सियस में, तो जो दिया है ना उसमें खाली 273.16 घटा देना। यानी डिग्री सेल्सियस है, केल्विन में बदलना, 273 जोड़ना, केल्विन में है, डिग्री सेल्सियस में 273.16 घटा देना, तो इतना निकल जाएगा। ये ज्यादा दिमाग पे लोड नहीं लेना है। डिग्री सेल्सियस है तो 273.16 जोड़ना है, केल्विन है
तो डिग्री सेल्सियस घटा देना। ठीक है, अब इसको समझिए कि पदार्थ की जो है ना अवस्था का परिवर्तन किस टाइप से होता है, कैसे कैसे होता है, क्या करते हैं तो पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। जैसे आपको ठोस अवस्था में बर्फ है, ठीक है, उसमें उष्मा दिए तो किस में बदल गया था, द्रव में बदल गया था। ठोस अवस्था में बर्फ है, उसमें उष्मा दिए देंगे तो किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में आ जाएगा। वही द्रव अवस्था में और उष्मा देंगे तो कथी हो जाएगा, भाप बनने लगेगा, यानी जलवाष्प बनने लगेगा, भाप में आ जाएगा, भाप, जिसको आप लोग बोलते हैं भाप, भाप में बदल जाएगा। यानी समझिए ठोस अवस्था कोई यह चीज है ना, बर्फ है, उसको उष्मा देंगे तो कथी हो जाएगा, द्रव अवस्था में, वही और उसको उष्मा देंगे तो गैस में आ जाएगा। अब वही गैस है जलवाष्प, उसको ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। गैस अवस्था में कोई जलवाष्प है, जलवाष्प उसको ठंडा करेंगे यानी टेम्परेचर घटाएंगे, किस में आ जाएगा, द्रव अवस्था में। और द्रव अवस्था को और ठंडा करेंगे तो किस में आ जाएगा, ठोस अवस्था में। इसको समझ गए होंगे कि जब ठोस है द्रव और गैस, यदि ठोस को आपको द्रव में बदलना है तो उष्मा दीजिए, और द्रव को गैस में बदलना उष्मा दीजिए बस। और उस गैस को फिर द्रव में बदलना, देखिए ठोस को यदि द्रव में बदलना तो उष्मा दीजिए, बीच में उष्मा रख देना, उष्मा दे देना। ठीक है, किसको देना, ठोस को, उसमें द्रव में बदल जाएगा। अब द्रव को और उष्मा दीजिएगा तो गैस में बदल जाएगा। देखिए बर्फ है, बर्फ को उष्मा दिए तो गैस में बदला, बर्फ है, बर्फ को उष्मा दिए तो जल में बदल गया, फिर जल को और उष्मा दिए तो इकट्ठी में बदल गया, जलवाष्प में। जलवाष्प को ठंडा किए तो जलवाष्प जल बना, फिर जल को ठंडा किए तो बर्फ बना, यानी अपने अवस्था में परिवर्तन आ जाता है। अब इसको समझिए, इसको आप लोग समझ गए होंगे मुख्यतः तौर पे। ये बहुत ही आसान सी बात है और ध्यान पूर्वक आप लोगों को अच्छे तरीका से क्लास 9 का कंप्लीट सिलेबस पढ़ना, ठीक है, ताकि आगे की क्लास में कोई भी दिक्कत ना। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए यही बहुत जरूरी है, अच्छे तरीका से सिलेबस को नहीं पढ़ते हैं और आधा अधूरा पढ़ के फिर भी लटक जाते हैं। तो देखिए इसको समझ गए होंगे। अब 6 पॉइंट में आप लोगों को बताना है कि पदार्थ की अवस्था में जो है ना, पदार्थ की जो अवस्था में परिवर्तन होता है उसका नाम क्या हो जाता है, यानी 20 में नाम है ना। जैसे मान के चलिए ठोस है और ठोस में द्रव बदला ना तो उष्मा दिए बीच में, तो ये प्रक्रिया जो बीच में बदला तो उसका नाम क्या रखेंगे, नाम। जैसे अब आपको बताना है कि ठोस है, कोई चीज ठोस है, ठोस में क्या किए, आपको ठोस का जो है ना क्या करेंगे, हम उष्मा देंगे ठोस में। जैसे आपको कपूर है तो कपूर को उष्मा देंगे तो वो सीधे गैस द्रव में नहीं बदलेगा। यानी अभी क्या समझे थे, जब हम उष्मा दे रहे थे तो कोई पदार्थ ठोस में था, उष्मा दिए तो पहले द्रव में बदला और फिर गैस में बदला। लेकिन ऊर्ध्वपातन में होता है कि बिचले कंडीशन गायब हो जाता है, ठोस में उष्मा देंगे द्रव ना बन के सीधे गैस में बनेगा, यानी ठोस सीधे गैस में आ जाएगा, तो उसको क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। जैसे पूजा पाठ में यूज किया जाता है कपूर, कपूर को आप गर्म कीजिए, वो सीधे द्रव में नहीं बदलेगा, यानी पिघल के पानी की तरह नहीं लगेगा, सीधे गैस में रूप में आ जाएगा। यानी ठोस है, कपूर को गर्म कीजिए गैस में आ जाएगा। अब वही गैस है, भाप है, भाप को अब एक के बाद ठंडा कीजिए, वो तुरंत है, तुरंत किस में आ जाएगा, भाप या धुआं। धुआं समझिए, धुआं सीधा समझिए, धुआं सही एग्जाम्पल है, भाप को नहीं लीजिए। धुआं को आप क्या कीजिए, धुआं गैस है, धुआं को ठंडा कीजिएगा एकदम तो किस में आ जाएगा, ठोस में आ जाएगा सीधे से। बिना गैस है तो द्रव में ना बदलना चाहिए ना, बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में आ जाएगा। तो इसको समझिए, इसको इसका नाम क्या हो जाता है, ऊर्ध्व निक्षेपण। यानी कोई ऐसा पदार्थ जो बिना द्रव में बदले सीधे ठोस में है, वो बिना द्रव में बदले सीधे गैस में आ गया, उस बीच की प्रक्रिया क्या बोलेंगे, ऊर्ध्वपातन। और कोई ऐसा पदार्थ जो गैस में है, जैसे कि धुआं गैस फॉर्म में है लेकिन उसमें क्या किया, उष्मा कम की, उष्मा कम की यानी टेम्परेचर घटाए तो वो सीधे द्रव में ना बदल के सीधे ठोस में आ गया, ऊपर की क्या बोलेंगे, निक्षेपण बोलेंगे। इसको समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं किसका, ठोस है, जैसे बर्फ है, बर्फ है ठोस है, अब इसमें उष्मा दिए तो किस में बदलेगा, द्रव में बदलेगा, जाहिर सी बात है द्रव में बदलेगा। तो ई प्रक्रिया का नाम जो ठोस से द्रव में सीधा बदला, ऊपरी क्रिया का नाम क्या, संगलन या गलन, साथ साथ में गल रहा है तो संगलन या गलन। जैसे बर्फ है, बर्फ में उष्मा देंगे किसमें बदलेगा, द्रव में। अब वही द्रव है, द्रव है और उसको ठंडा करेंगे, कथी करेंगे, ठंडा करेंगे, तो वो ठंडा प्रक्रिया क्या कहलाएगा, जमना कहलाएगा।
फ्रीजिंग कहलाएगा, जमना। जैसे जल है, जल को ठंडा करेंगे तो कथी में आ जाएगा, ठोस में बदल जाएगा, यानी बर्फ में बदल जाएगा। ये समझ गया हूँ। अब कोई द्रव है, द्रव जैसे क्या कहते हैं, जल है द्रव, उसको गर्म करेंगे, खूब हीट करेंगे, किसमें बदलेगा, भाप में। भाप का वाष्पीकरण होगा, यानी उसको क्या बोलेंगे, वाष्प में बदल जाएगा। ये प्रक्रिया क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। जलवाष्प में बदल जाएगा तो वाष्पीकरण। अब यही जलवाष्प है, जलवाष्प या हवा के कण है, गैस है, उसको ठंडा किए तो उसका गैसों का क्या होगा, संघनन होगा, संघनन होके द्रव में बदल जाएगा। अब इसको समझे होंगे कि फ्रिज यार्ड से या कहीं से हम कोल्ड ड्रिंक का बोतल मंगाते हैं तो क्या होता है कि जब कोल्ड ड्रिंक का बोतल फ्रिज से निकलता है, तुरंत फ्रिज से निकलता है ना, उसके कानों, उसके अंदर तो कोल्ड ड्रिंक होबे किया या जल ठंडा किया होबे किया है, तो उसके बगल में यानी बाहर में जल के बूंद ऐसे करके आ जाते हैं। तो ये कैसे आता है, यहाँ पे समझिए कि कहाँ से, ऐसा नहीं तो बोतल में छोटे छोटे छिद्र रहता है, ऐसा भी नहीं है। ये कहाँ से आता है, देखिए जल के बोतल के आसपास क्या है, हवा है, हवा संपर्क में है, हवा में क्या है, जल के छोटे छोटे कण है, यानी जलवाष्प के कण है। जब यही जलवाष्प का कण संघनन होता है, यानी टेम्परेचर घटता है, तो किस में बदल जाता है, द्रव में बदल जाता है। तो इसीलिए बोतल के चारों ओर जो है ना क्या होता है, जलों के कण दिखाई देते हैं। तो द्रव में कोई पदार्थ द्रव से सीधे गैस में आ रहा तो क्या कहलाएगा, वाष्पीकरण। और वही गैस का सीधे किसमें आ रहा, द्रव में, तो क्या हो जाएगा, संघनन हो जाएगा। अब इसको समझिए, ये बातें समझ में आ गया कि तापमान का जो है असर ठोसों पे पड़ता है, तापमान का प्रभाव ठोस पे भी पड़ता है, द्रव पे भी पड़ता है, द्रव अवस्था पे भी पड़ता है, और गैस अवस्था पे भी पड़ता है। लेकिन दाब का प्रभाव हम बताए थे कि सिर्फ किस पे पड़ेगा, गैस पर ही पड़ेगा। अब इसको समझिए, दाब का प्रभाव किस पे पड़ता है, सिर्फ गैस पर ही पड़ता है। अब कोई ठोस है तो उसको आकार, द्रव बर्फ है उसमें दाब लगाए तो उसका आकार नहीं बदल जाएगा, यानी आयतन कम नहीं हो जाएगा, नहीं होगा। या अवस्था में परिवर्तन होगा, नहीं होगा। किसी ठोस बर्फ लीजिए हाथ में, ऐसे करके दबाइए, किसी ऐसा विधि है जिस दबाने के बाद वो किसमें बदल जाएगा, गर्म में। नहीं, ऐसा नहीं है, टेम्परेचर से बदलता है, ठीक है। तो दाब जैसे ही क्या है, सिलेंडर है, इसमें गैस भरा, गैस कंप्रेस किए, यहाँ पे गैस भरा है तो इतना, और ये इसको प्रेस किए यानी दबाए, दाब की मदद से, तो आयतन कमा, फिर दबाए, ये किस में बदल गया, द्रव में बदल गया। यानी गैस सिलेंडर में होता है जो एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। एलपीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस। द्रवीभूत पेट्रोलियम गैस मुख्यतः तौर पे द्रव अवस्था में रहता है, बहुत कंप्रेस करने के बाद वो द्रव अवस्था में आ जाता है। वही दाब कम जब सिलेंडर में रहता है तो द्रव अवस्था में है, और वही बाहर निकलता है तो दाब कम हो जाता है, उसका कण जो है ना फैल जाता है, यानी गैस अवस्था में तुरंत बदल जाता है। तो अतः आप समझ सकते हैं, दाब के बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है, यानी पदार्थ के कणों को जब समीप लाएंगे तो पदार्थ की अवस्था में बदलाव हो सकता है। तो दाब के बढ़ने पर पदार्थ के कणों को समीप लाया जा सकता है। तो उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो पार्ट नंबर 2 आप लोगों को समझ में आया होगा। पार्ट नंबर 2 हो गया है। अब एक टॉपिक बचा है सिर्फ इस अध्याय में, वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो वाष्पीकरण और वाष्पीकरण को प्रभावित करने वाले कारक का यदि आप लोग चाहते हैं कि अच्छे तरीका से उसको भी कंप्लीट करना है और इस अध्याय को कंप्लीट करना चाहते हैं और पार्ट नंबर 3 देखना चाहते हैं, इस वीडियो के नीचे आप लोगों को कमेंट जरूर कर देना है पार्ट नंबर 2। तब जल्द ही, कम से कम 200 कमेंट करना है, और तब जल्द ही हम पार्ट नंबर 3 लाने का कोशिश करेंगे, बहुत ही जल्द ही। तो मिलते हैं पार्ट नंबर 3 लेकर के इसी अध्याय का। तब तक के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।